नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तमाम दर्शकों का स्वागत है आपके हर दिल अजीज कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। आपके साथ आज मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट शादमा। दर्शकों, आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन मैं आपको कहना चाहूंगी कि रविवार को रविवार ही मानिए, कुछ इच्छाएं परिवार की जानिए, कामकाज तो जीवन भर का है। जी हाँ, कामकाज तो जीवन भर का है, कुछ अरमान दिल के भी पहचानिए। जी हाँ, एक लंबी भागदौड़ के बाद, पूरे हफ्ते इंतज़ार करने के बाद आज हमें रविवार नसीब होता है और हम चाहते हैं कि आज के दिन का भरपूर आनंद उठाएं, भरपूर लुत्फ़ उठाएं। इसके लिए हम कभी कभी बहुत सुस्ती भी बरतते हैं और सोचते हैं कि सारा दिन हम आराम करें। लेकिन दर्शकों, यकीन मानिए, रविवार का जो दिन होता है ना, वो हमें ऊर्जा से भरने आता है। हमारी जो खोई हुई एनर्जी है उसे हम कह सकते हैं कि रिस्टोर करने का आज दिन है। और ऐसे में जब परिवार के संग हम बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी इच्छाओं को जानते हैं, तो आने वाला जो हफ्ता होता है ना हमारा, वो उसमें हमें एक पूरी तरह से एनर्जी से भर देता है। और सारे हफ्ते हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमने रविवार के दिन अपने परिवार के साथ बैठकर बिताए होते हैं। इसलिए आज के दिन को यूं ही ज़ाया ना करें, बल्कि परिवार के साथ बैठें और कुछ वक्त खुद के लिए भी निकालें, क्योंकि भागम भाग में हम अपने लिए वक्त निकालना भूल जाते हैं। इसलिए आज के दिन अपने लिए ज़रूर वक्त निकालें और जिस काम को आपने अधूरा छोड़ दिया है, यानी कि जिस काम में आपकी रुचि होती है, जो काम आपका सबसे फेवरेट काम होता है, उस काम की कहीं ना कहीं हम अनदेखी कर देते हैं जिम्मेदारियों के तले दबकर। तो आज जिम्मेदारी से हम मुक्त होते हैं, तो आज अपने ऊपर भी ध्यान दें और जो आपकी खोई हुई चीज़ है, जो आपके अंदर कहीं बिखर सी गई है, उसे समेटने का दिन है। तो इसलिए आज के दिन का भरपूर आनंद उठाएं और आज के दिन को यूं ही ज़ाया ना करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें, थोड़ा सा परिवार की बातों को सुने और यकीन मानिए, आने वाला जो हफ्ता होगा ना, वो नई ऊर्जा से लबरेज हो जाएगा। और अगर आज आप सुस्त हैं, तो आपकी सुस्ती दूर करने का भी उपाय है हमारे पास। जी हाँ, आप तो जानते ही हैं कि हर रोज़ हम कार्यक्रम की शुरुआत उम्दा विचारों के साथ करते हैं, ताकि आप पॉजिटिविटी से दो चार हो सकें। तो चलिए, आज भी बिना विलंब किए हम करते हैं आगाज़ हर दिल अजीज़ कार्यक्रम बिहार बिहान का हमारे अनमोल वचनों के साथ। आइए देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट, अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूं, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। तो अभी हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनमोल वचन को जाना। उम्मीद करती हूँ कि आप नई ऊर्जा से लबरेज हो जाएंगे और आज के दिन को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। फिलहाल वक्त है कि आपकी जो ज्ञान है उसे हम बढ़ाएं। जी हाँ दर्शकों, हर दिन का कुछ ना कुछ इतिहास होता है, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो उस दिन के इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाती हैं। हमारी यही कोशिश कि उन घटनाओं से आपको रूबरू करवा सकें, इसलिए हमारा ये सेगमेंट है इतिहास के पन्नों से। तो आइए देखते हैं हमारा ये अगला सेगमेंट। अठारह सितंबर वर्ष 1808 में आज ही के दिन शेक्सपियर के मैकबेथ नाटक के साथ रॉयल थिएटर को मरम्मत के बाद सजा धजाकर दोबारा खोला गया। इस हाउस का सबसे पहला कंस्ट्रक्शन 1732 का बताया जाता है। कहा जाता है कि 1732 में पहली बार यहाँ बैले पेश किया गया और इसके बाद ओपेरा होने शुरू हुए। आज हमारे बीच जो खास मेहमान हैं वो हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह। आप हैं चेयरमैन बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं अपने आज के बेहद ही खास मेहमान का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। धन्यवाद। सर, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आप हैं चेयरमैन बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के, तो ये तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है ही। आपके बारे में भी हम बातें करेंगे, चेयरमैन के पद पर रहते हुए आपकी जिम्मेदारियों को भी जानेंगे। लेकिन पहला सवाल जो होगा मेरा आपसे वो ये होगा कि बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के गठन का उद्देश्य क्या है? देखिए, बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का गठन 1992 में हुआ। मेन इसका उद्देश्य है कि बिहार के बच्चों, बिहार के शिक्षा, बिहार के संस्कार और जिस स्कूल ये तीनों चीज़ से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य, संस्कार और शिक्षा,
तो बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का गठन का मेन उद्देश्य है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे हों या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, ये दोनों का देखरेख, उनका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, उनकी टेक्निकल एजुकेशन कैसे मिल सकती है, उनका एडिक्योर डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, यानी सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है। तो ये गठन का मकसद है बिहार को बनाना, बिहार के बच्चे को बनाना, बिहार के भविष्य को बनाना। इसीलिए ये गठन, इसमें बच्चे, पेरेंट्स और सोसाइटी, ये तीनों आते हैं। तो मैं अपने संगठन के द्वारा बच्चों को तो पढ़ाता हूँ, साथ में बेरोज़गारी को भी दूर करता हूँ। लाखों टीचर हमारे यहाँ और लाखों स्टाफ्स हमारे यहाँ काम करते हैं जो बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ देख रेख के भी काम करते हैं। दो तरह का स्कूल है, एक रेजिडेंशियल है और एक स्कूल है जो डे बोर्डिंग इसको कहते हैं, और एक डे स्कॉलर स्कूल है। ऐसे तीन तरह के स्कूलों का निर्माण किया गया है प्राइवेट स्कूलों के द्वारा। तो इसमें जो स्कूल डे बोर्डिंग है, बच्चे सुबह में आते हैं, प्रेयर में भाग लेते हैं, ये जस्ट ए लाइक ऑफ द सिस्टम, यू कैन से कि ये बच्चे कैसे सीखते हैं। असेंबली में आकर के थोड़ा परेड करते हैं, परेड करने के बाद देश दुनिया की जो बात आती है उनको असेंबली में बताया जाता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है उसको असेंबली में उनको बताया जाए, और आफ्टर वर्ड्स दे विल गो टू कंप्लीट देयर एजुकेशन, और उसके बाद वो अपने एजुकेशन के लिए क्लास में चले जाते हैं। तो क्लास में भी शिक्षक पढ़ाते हैं और पढ़ाने के साथ साथ उनको ये भी बताते हैं कि आप अपना स्वास्थ्य और संस्कार कैसे बना करके रखेंगे। हमारे सचमुच सबसे ज़्यादा अगर हानि हुआ है तो वो संस्कार का हानि हुआ है। तो हम अपने बच्चों को संस्कार भी देते हैं, पढ़ाई भी देते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी हम लोग कार्यरत रहते हैं। क्या बात है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार को बचाने की जिम्मेदारी भी इस एसोसिएशन ने उठा रखी है। बात और बहुत खूब कहा आपने। जानना चाहूँगी कि किस प्रकार ये संगठन कार्य करता है। ये तो बात हुई जिम्मेदारी की कि क्या क्या कर्तव्य हैं जिसे देख रहा है ये एसोसिएशन, सरकारी हो या गैर सरकारी स्कूल हो, सभी की का संचालन जो है आपकी देखरेख में होता है। चूँकि बहुत बड़ा आज स्कूलों का जाल बिछा हुआ है, कदम कदम पर स्कूल हैं, सरकारी हो या गैर सरकारी स्कूल हो, तो ऐसे में किस प्रकार ये संगठन कार्य करता है, उन स्कूलों का संचालन की देखरेख की जिम्मेदारी किस प्रकार पूरी कर पाता है? देखिए, ऐसे ये प्राइवेट स्कूलों का संगठन है जी, लेकिन जब कार्य करने की बात होती है, जैसे हम क्विज़ कंपटीशन करवाते हैं तो हम सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल नहीं देखते हैं, हम दोनों बच्चों को बुलाते हैं। अभी हमने स्टूडेंट्स ऑनर सेरेमनी करवाया तो इसमें दोनों बच्चों को बुलाया, चाहे सरकार के हो या गैर सरकारी हो। इसी तरह जो भी डेवलपमेंट का काम होता है, जैसे बच्चों के एडिक्वेट डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स आ जाता है, पढ़ाई आ जाती है, कल्चरल प्रोग्राम आता है, डिबेट आता है, ऐसे कंपटीशन आता है, तो ये सब का दायित्व हम निभाते हैं और ये नहीं देखते हैं कि ये बच्चे सरकारी स्कूल का है या प्राइवेट स्कूलों का है। लेकिन फिर भी सरकार का अपना एक सिस्टम है, वो सिस्टम के अनुसार काम करती है। प्राइवेट स्कूलों का एक सिस्टम है, लेकिन ऑन दी होल जो भी बच्चे हैं बिहार के, वो बिहार के बच्चे हैं, चाहे वो इस प्राइवेट स्कूल के बच्चे हो या सरकारी स्कूल के बच्चे हो। हमें जब सोचना है, संगठन को सोचना है, ये एक एनजीओ है तो ये बिहार के बच्चों के बारे में सोचेंगे। ये बिहार से की धरती की खुशबू जो हमारे सामने आते हैं और आज ये आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, मंत्री बनते हैं, विद्वान बनते हैं, कलाकार बनते हैं, या जिस भी पोस्ट को भी अडॉप्ट करते हैं, ये एक सिस्टम के अनुसार आगे बढ़ते हैं। क्लास का एक सिस्टम बना हुआ है, लेकिन हम लोगों का एक संगठन का दायित्व बनता है कि ये बच्चे
डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, जो पोस्ट के लिए बने, लेकिन संस्कार नहीं भूले और भारत माता का एक सच्चा सपूत बने, जिससे देश का कल्याण हो सके, राज्य का कल्याण हो सके। हम उनको ये भी प्रोवाइड करते हैं कि आप पिता के वात्सल्य, माँ की ममता, भाई का स्नेह, बहन का प्रेम और अपने गार्जियन का आशीर्वाद लेना कभी नहीं भूलो। यही संस्कार है। अगर दादाजी हैं, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनकी सेवा करना सीखो। ठीक है, तुम आईएएस बन जाओ, आईपीएस पहुंच जाओ, बहुत व्यस्त व्यक्ति बन जाओ, लेकिन अपने संस्कार, अपने गांव, अपने परिवार, इसको कभी नहीं भूलना। ये संगठन का ही दायित्व होता है। साथ साथ जितने भी प्राइवेट स्कूल्स में प्रॉब्लम आता है, चाहे वो बैड एलिमेंट्स के द्वारा है, ऐसा कई सब हम लोग फेस किए कुछ दशक पहले कि बच्चों की किडनैपिंग बहुत होती थी। तो इसमें हम लोगों ने अहम भूमिका निभाई और सरकार के साथ मिल करके अपनी बात को रखा। और इन बच्चों के यहाँ तक कि मैं आई माई सेल्फ टेलिंग यू कि एक गोलू का अपहरण हुआ था, जिसके लिए ये संगठन और मेरी ही अध्यक्षता में हम लोग ने महामहिम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी से मिला था और मिल करके बिहार की बात बताया, उन बच्चों की बात बताया। और ये बिहार के लोगों का देन था कि वो बच्चा फिर वापस आ गया। तो ये संगठन का दायित्व हो जाता है कि बच्चों को बचाना भी। हम शिक्षा दे रहे हैं, उनको जो प्रॉब्लम आता है, मान लिया सीबीएसई से प्रॉब्लम होता है, आईसीएसई से प्रॉब्लम होता है, बिहार बोर्ड से प्रॉब्लम होता है, तो ये जो भी प्रॉब्लम्स है, इससे भी हम लोग निजात दिलाते हैं। सरकार से जा कर के मिलते हैं, फिर अपनी बात को महामहिम से रखते हैं और रख कर के बच्चों के हित में, पेरेंट्स के हित में भी हम लोग कार्य किया करते हैं। ग्रामीण परिवेश में, चूँकि आपके अंडर में सारे स्कूलों का संचालन है, खासकर प्राइवेट स्कूल्स को आप देखते हैं, तो आज प्राइवेट स्कूल का एक जाल जैसा बिछा हुआ है। तो ऐसे में जब हमारी साक्षरता दर कम है, हम हाशिए पर हैं इस मामले में, तो ऐसे में मेरा ये आपसे सवाल है कि उन क्षेत्रों में क्या स्थिति आप देखते हैं, खासकर बच्चियों की शिक्षा की अगर बात की जाए तो? देखिए, 2010-80 के बाद जब प्राइवेट स्कूल का उदय हुआ, उसके बाद गांव में, शहर में प्राइवेट स्कूल खुलने लगे। मैं ये बताऊं कि पूरे बिहार में करीब सुदूर गांव में 10,000 कैंडल मैंने जलाया होगा, जिसमें छोटे छोटे स्कूलों को गांव, सुदूर गांव में जा करके और वहाँ स्कूल खोलने का हमने प्रेरणा दिया। आज ये फ़ख्र है कि कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसमें 10 स्कूल से कम अफिलिएटेड स्कूल हैं। तो आज ब्लॉक स्तर पर भी, गांव के ब्लॉक स्तर पर भी स्कूल है, पंचायत स्तर पर भी स्कूल है, और प्राइवेट स्कूल करीब करीब हर जगह नज़र आते हैं। बल्कि मैं ये कह दूं कि इसके पहले एक संज्ञा दिया गया था कि कुकुरमुत्ते की तरह पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने जवाब दिया था कि अगर शिक्षा घर घर में मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। स्कूलों की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़े, क्वालिटी एजुकेशन मिले, तो इससे अच्छा बच्चों को क्या हो सकता है। गांव में जा करके, मधेपुरा के सुदूर इलाका में, भभुआ के सुदूर इलाका में, शिवहर जैसे जगह पर मैंने जा करके स्कूलों को खोलने का काम किया, उद्घाटन करने का काम किया। प्राइवेट स्कूल चलाने में 2-3 अहम चीज़ होता है। एक, आप सिलेबस कैसे रखते हैं, 2, टीचर्स कैसे रखते हैं, और तीसरा, उन बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होगा। ये 3 चीज़ पर खास ध्यान दिया जाता है। तो शहर में है फैसिलिटी ज़्यादा है, देहात में है फैसिलिटी कम है, फिर भी लोग जा कर के देहात में भी, अभी तो शहर के ज़मीन इतने महंगा हो गया है कि जितने एप्लीकेशन लेने जा रहे हैं
वो देहात साइड में ही जा रहे हैं। शहर से 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर जा कर के एप्लीकेशन मिल रहा है। 2 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत होती है। तो इससे एक देहात के बच्चे जो है वो लाभान्वित है। आज भभुआ ऐसे जगह में 4-5 स्कूल सीबीएसई का हो जाता है। रोहतास में, बक्सर में, ये शिवहर में, अरवल में, नवादा में, ये सब सुदूर इलाके डिस्ट्रिक्ट है। और डिस्ट्रिक्ट के अलावे भी ब्लॉक स्तर में भी सीबीएसई के स्कूल खुले। तो मैं सरकार को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ, केंद्र सरकार को भी और बिहार सरकार को भी। इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, बिहार देती है और अफिलिएशन केंद्र सरकार देती है। तो चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी न किसी रूप में, ठीक है ये प्राइवेट स्कूल्स है, लेकिन सरकार की सहमति है, जिससे सुदूर इलाके में भी हमारा स्कूल खुल रहा है। और खुल ही नहीं रहा है, अच्छे लड़के कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा नीट का परीक्षा होता है, तो ये परीक्षा में बीपीएससी की परीक्षा आती है, तो ये परीक्षा में देहात के बच्चे भी, हम लोग ने भी देहात से ही शिक्षा किया था। वो समय प्राइवेट स्कूल नहीं था, उस समय गवर्नमेंट स्कूल ही था, सेक्रेटरीशिप में वो स्कूल चलता था। लेकिन आज गवर्नमेंट स्कूल जो अपने स्तर से कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूल सुदूर इलाके में भी जा कर के एक अच्छा मूवमेंट चलाया है। और एक अच्छा मूवमेंट चलाने करके गांव के भी बच्चे अच्छे एजुकेशन ले करके और अच्छे कर रहे हैं। जी हाँ, बेशक। एक बात आपने बहुत अच्छी और खूबसूरत कही थी कि स्कूल्स खुल रहे हैं और इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दी जा सके। चूँकि स्कूलों का आज जाल बिछा है और आपने बताया भी कि सुदूर इलाकों में भी आपकी यही कोशिश होती है कि अच्छे स्कूल्स खुल सकें, सीबीएसई के स्कूल्स खुल सकें और साथ ही साथ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। लेकिन ऐसे में मेरा ये सवाल है कि स्कूल तो आज हर तरफ खुल रहे हैं, अगर ख़ास कर बात की जाए सुदूर इलाकों की, गाँव की, तो वहाँ आज भी अभिभावकों का एक माइंड सेट है कि बच्चे तो आसानी से जा सकते हैं, यानी बेटों की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन बेटियों की पढ़ाई में कहीं ना कहीं आज भी रुकावट है। तो क्या होगा फ़ायदा अगर इतने सारे स्कूल्स हम खोल लें और अभिभावक अवेयर ही ना हो? तो क्या जागरूकता फैलाने का कार्य भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन करती है? देखिए, इसमें सरकार भी कर रही है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी कर रही है। आज आप देख रहे हैं इतने गर्ल्स स्कूल जो खुला, और हमें लगता है कि 50 से ऊपर गर्ल्स स्कूलों का सीबीएसई से एप्लीकेशन मिला है, इसमें सिर्फ गर्ल्स हैं। एक नॉटरडेम स्कूल नहीं है, देहात में भी जा कर के हम लोगों ने बच्चियों को लाने के लिए, और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि आज गांव के में भी बच्चियां स्कूलों में जा रही हैं। और स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल खुलते हैं वो घर घर जा कर के बच्चों को लाते हैं। उनमें वो भेदभाव नहीं है कि ये बच्चा है और ये बच्चियां है, बल्कि बच्चियों का पढ़ाई लिखाई बच्चों से कहीं कम नहीं है। और आज जो स्थिति बनी है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, ट्रेन के ड्राइवर हो, हर जगह, मिलिट्री में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, आईएएस आईपीएस हो, हर जगह बच्चियों ने अपना परचम फहराया है। और प्राइवेट स्कूलों का, हम लोगों का ये स्लोगन भी है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। बेशक। तो ऐसी जब स्थिति बनती है तो हमारे यहाँ हर स्कूल में मैं ये देखता हूँ कि जो भी एक्टिविटीज़ है, खास करके कल्चरल प्रोग्राम है या स्पोर्ट्स में भी, अब बच्चियाँ कबड्डी में, ये फुटबॉल में, क्रिकेट में, पहले बच्चियाँ कम नज़र आती थी, लेकिन ये स्कूलों का देन है कि बच्चियों का भी टीम अलग बन रहा है। बच्चों का टीम तो है ही, बच्चियों के लिए क्रिकेट टीम, शतरंज का टीम, खो खो का टीम, ये कबड्डी का टीम,
बच्चियां भी अग्रसर हो रही है, तो हमारा संगठन बच्चा के साथ साथ बच्चियों पर भी बहुत ध्यान देता है और सर्वांगीण विकास की ओर, गुणवत्ता शिक्षा की ओर, बच्चे गांव-गांव से ला कर के बच्चियों को एकदम सुदूर इलाके, ब्लॉक में, पंचायत में, हमारे प्राइवेट स्कूल होते हैं, हम लोग की जो मीटिंग होती है और एक ट्रेनिंग दिया जाता है, जो सुदूर इलाके से टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, हम लोग ने टीचर्स मीट करते हैं और करके उनको हम लोग संदेश देते हैं कि निश्चित रूप में आप बेटा और बेटियां को अलग नहीं समझें और बेटी को भी घर घर में जा कर के ले आए, बल्कि अगर गरीब बच्चे भी मिले उनको भी ले आ करके परसेंटेज, अगर कोई दिक्कत होती है आपको गरीब बच्चों को पढ़ाने में, गरीब बेटियों को पढ़ाने में, तो हमारा संगठन आपको मदद करेगा। और निश्चित रूप में मुझे फक्र है कि आज हमारे यहाँ 40% बच्चियाँ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रही हैं। जी हाँ, बेशक बदलाव तो आया है, लेकिन ये सवाल मेरा ऐसे अभिभावकों के लिए था जिनकी मानसिकता आज भी नहीं बदली है। बेशक कई ऐसे अभिभावक हैं जिनकी सोच बदल गई है और उनकी सोच बदलने का ही नतीजा है कि हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। बेटियों की पढ़ाई हो, उनकी शिक्षा हो या फिर उन्हें पंख देना हो आगे बढ़ने के लिए, हर क्षेत्र में हम उन्हें आज़ादी दे रहे हैं। लेकिन आज भी कुछ ऐसे अभिभावक हैं जिन्होंने अभी भी पाबंदी लगा रखी है, तो अपनी सोच के दायरे को बढ़ाएं और बेटियों को भी आगे बढ़ाएं। यही आज मैं आपसे कहना चाहूँगी अपने कार्यक्रम के माध्यम से। और ऐसे में पूरा सहयोग करने के लिए हमारे साथ है बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन। तो यदि किसी भी प्रकार की परेशानी है आपको, तो इस एसोसिएशन के माध्यम से भी हम उसे दूर कर सकते हैं। और यहाँ पर अब मेरा आपसे जो सवाल है, ये तो हमने बहुत सारी बातें की इस संगठन से जुड़ी हुई, किस प्रकार हम स्कूलों को आप देखते हैं, उनका संचालन की देखरेख आपके ज़िम्मे है, किस प्रकार सुदूर इलाकों में भी स्कूल खुले हैं और बच्चे ही नहीं बच्चियां भी वहां जा रही हैं। ये काफ़ी गर्व की बात है और हमारी ये दुआ है, हमारी ये प्रार्थना है कि हम हाशिए पर ना रहें, हम पिछड़े ना रहें, हम अग्रणी राज्य बने, बच्चों की पढ़ाई हो, हर क्षेत्र में हमारा विकास हो, यही हमारी चाहत होती है। और उसके लिए स्कूल एक ऐसा माध्यम होता है जिसके ज़रिए हम क्रांति ला सकते हैं, विकासशील राज्यों में अपना नाम भी दर्ज कर सकते हैं। फिलहाल जानना चाहूँगी आपकी जिम्मेदारियों के बारे में। बतौर चेयरमैन क्या कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं आपकी? नहीं, बतौर चेयरमैन मुझे जिम्मेवारी की जो प्रश्न होती है, तो हमें सबसे पहले जिम्मेवारी ये लगता है कि बिहार के उर्वरक जो है, बिहार के बच्चे हैं, बिहार के भविष्य है, इनको संवारने में जितना शक्ति लग सके वो लगाया जाए। उसके बाद उनके संरक्षण में, उसके बाद उनके संस्कृति और संस्कार में। और बिहार के बच्चे जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमारा देश विकासशील होगा। हमारे देश के बच्चे जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप में आगे कैसे बढ़ेंगे, तो पहला उनका है कि कहा गया है कि फादर्स जो पेरेंट्स हैं वही उनके पहले गुरु हैं, माँ पहले गुरु है। तो हम लोग अपने संगठन से के माध्यम से पेरेंट्स को भी पेरेंट्स मीट करते हैं और पेरेंट्स मीट करके ये कहते हैं कि एक समय था कि स्पेयर द रड स्पॉइल द चाइल्ड। उसके बाद समय आया फर्स्ट बीट द पाम देन बीट द स्टूडेंट्स। उसके बाद समय आया डोंट बीट चाइल्ड द स्टूडेंट्स। उसके बाद समय आया लव द स्टूडेंट्स। और मेरा एक अपना विजन है कि यू लव द स्टूडेंट एंड डांस विद द स्टूडेंट्स। अगर बच्चों के साथ प्रेम से आप पढ़ाते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं तो ये सबसे बड़ी दायित्व है कि आप देश बना रहे हैं, आप बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, राज्य बना रहे हैं, विकासशील बना रहे हैं, विकसित देश आप बना रहे हैं। तो पहला दायित्व ये है। दूसरी दायित्व आ जाती है पेरेंट्स के ऊपर भी कि आज हमारे पेरेंट्स भी, उन्हें लगता था कि इतनी साक्षरता कम है, इतने बच्चों की पढ़ाई कम है, कैसे ये बच्चे पढ़ेंगे। तो हम संतुष्ट हैं कि जब पेरेंट्स मीट करते हैं और पेरेंट्स को बताते हैं कि आप घर में भी इन बच्चों को थोड़ा ट्रेनिंग दें,
स्कूल तो 4 घंटे 5 घंटे का चीज़ है, लेकिन इसके बाद जो घर में आप रखते हैं, आप निश्चित रूप में बच्चों के साथ खाना खाएं, सब काम छोड़ करके उनको खाना खिलाइए। दादी कहानी सुनाती थी, बाबा कहानी सुनाते थे, इन बच्चों को अच्छे मिथिकल कहानी सुनाइए जिससे इसका संस्कार बन सके, इसमें प्रेम जग सके, इसमें भावना जग सके, इसमें नैतिकता जग सके। तो ऐसा काम लोगों को करना चाहिए, संगठन, टीचर्स के लिए भी, जितने हमारे शिक्षक हैं स्कूल में, तो शिक्षक को भी हमने ट्रेनिंग दिया करते हैं और उनको भी ये बताते हैं कि बच्चे प्रेम की चीज़ है, इनको आप पढ़ाते हैं प्रेम से पढ़ाइए। कभी कभी ये घटना घट जाती है और ये सुनने के लिए मिलता है कि उसमें छड़ी से मार दिया गया, उसको तबड़ाक से मार दिया गया, तो ऐसे पीटने के बाद बच्चे हतोत्साह होते हैं। तो ये संगठन का ये फर्ज होता है और मैं आई माई सेल्फ इस बात को कहता हूँ कि कभी भी बच्चों के साथ पिटाई नहीं करो, कभी बच्चों के साथ चाइड नहीं करो, बच्चों के साथ प्रेम करके और बच्चों की उर्वरकता को आगे की ओर बढ़ाने का काम करें। हमारा एसोसिएशन का एक और नैतिक वर्क भी है, जैसे दहेज प्रथा। तो सरकार का जो ये होता था, पूरे बिहार में हमारे एसोसिएशन ने बच्चों को रोड पर लाया और रोड पर ला करके ये बताया सब लोगों को कि नहीं भाई, हम एक प्रेरणा दिया कि ये बच्चे भी दहेज प्रथा का विरोध कर रहे हैं। स्कूल छोड़ करके नशाबंदी की बात आती है, बेटी पढ़ाने की बात आती है, दहेज की बात आती है। तो ये जितने भी मुद्दे हैं, ये सब में भी हमारा एसोसिएशन, हमारा संगठन कार्य करता है और बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ, बच्चों के संस्कार के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ, स्वास्थ्य के साथ साथ, हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसको भी छोड़ने, कुरीतियाँ को हटाने के लिए हम अनवरत कार्य करते रहते हैं और जिससे समाज में सरकार को भी और प्राइवेट जितने भी सेक्टर हैं सबको एक अच्छा वातावरण मिल सके। अब जानना चाहेंगे कि कब और कैसे आपका जुड़ाव इस एसोसिएशन के साथ हुआ? मैं शिक्षा की जुड़ाव बता रहा हूँ। मैं 1981 में एक स्कूल खुला और हमारे बड़े भाई के सहयोग से वो स्कूल खुला, सत्येंद्र कुमार सिंह जी से। और ये करपी एक जगह है जो बहुत सुदूर इलाका है। उस समय वो नेक्सलाइडो का बेल्ट हुआ करता था और उस जगह में रियल में रात होने के बाद डर लगता था, लेकिन हम लोगों का संकल्प था कि हम देहात में भी, पटना में भी मेरा जनता इंग्लिश स्कूल चल रहा था, लेकिन देहात में भी हम जा कर के और स्कूल खोलेंगे। और उस गांव में जा कर के, वहाँ जब स्कूल मैंने खोला तो चापाकल नहीं था, वो कुआं था और कुआं में पूरा पानी जो हम लोग लाठा कुड़ी जो होता था उससे पानी का इस्तेमाल करते थे। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट कैसे होता है ये मैं बता रहा हूँ। वो बच्चे लाठा कुड़ी से नहाते थे, उसके बाद हम लोग गए तो चापाकल वहाँ लिए, फिर बोरिंग हुआ और वो कल का इस्तेमाल हुआ और बच्चे को ये मिला। 1992 में हमने बिहार में बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, मेरा शॉर्ट नाम है डॉक्टर DK सिंह। तो 1992 में कुछ ऑर्डिनेंस आया बिहार गवर्नमेंट का प्राइवेट स्कूलों पर, जो एक कमेटी में मेंबर बनाने की बात हुई। तो उस समय और बिहार का एजुकेशन को कैसे डेवलप किया जाए, इसके लिए, क्योंकि उस समय प्राइवेट स्कूलों में भी ये संगठन नहीं था, एक दूसरे से अलग थे। ये सौभाग्य है कि 92 में मैंने मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, घर घर लोगों के यहाँ जा कर के, सभी प्राइवेट स्कूलों में घूम कर के और एक संगठन बनाया। पहले उस समय अफिलिएटेड स्कूल कम हुआ करते थे, फिर भी 50-40 लोगों को बुलाया और बुला करके ये संगठन में इसलिए बनाया गया
कि बिहार का बच्चों का विकास कैसे हो सके। हम लोग a man treats like an animal without education. That's why education in good environment is quite necessary as water as fish. इसीलिए हम लोगों ने एजुकेशन को वहाँ देखा कि एजुकेशन का बिहार में क्या स्थिति है, और ये 50 लोग बैठ करके हम लोगों ने एजुकेशन को बनाने का काम किया। संगठन बना करके सरकार से भी मेरी बात हुई कि कैसे हम बिहार के एजुकेशन को आगे बढ़ा सके, और बिहार के एजुकेशन, बिहार के संस्कार, बिहार की संस्कृति, बिहार के स्वास्थ्य, बिहार के शिक्षा, टीचर्स, पेरेंट्स और सोसाइटी, इस सब पर हम लोगों ने गहन अध्ययन किया कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हम लोग के जी में था प्राइवेट स्कूल्स, तो प्राइवेट स्कूल्स ज़्यादा से ज़्यादा खोल सके, और ये डिमांड भी थी, जनता की डिमांड थी पढ़ाई। और इसीलिए उस समय टोटल स्कूलों की संख्या जब 1992 में 5,000 था बिहार में, आज 50,000 है। तो ये इतने दिनों में बिहार में कैसे एजुकेशन बढ़ा। उस समय गांव में, सुदूर इलाके में एजुकेशन नहीं था, नहीं के बराबर था, और वहाँ जा कर के संगठन ने ये निर्णय लिया कि हम लोग सुदूर इलाके में भी जा कर के और स्कूल खोलेंगे, और स्कूल खोलेंगे नहीं, गुणवत्ता शिक्षा देंगे, क्वालिटी एजुकेशन देंगे, सिर्फ साक्षर ही नहीं बनाएंगे, बच्चे को अच्छे विद्वान बनाएंगे। तो ऐसे एक एसोसिएशन का गठन हुआ, और गठन होने के बाद समाज में जो कुरीतियाँ थी, जैसे आपने ठीक ही कहा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उस समय बेटियों को पढ़ाने की बात बहुत कम हुआ करते थे। हम जब करपी में स्कूल खोले थे तो गांव-गांव, घर-घर में घूम करके और बच्चा को लाए थे, और हम लोगों ने ये कहा था पेरेंट्स को कि आप अपनी बेटियों को भी भेजें, और लाए। हम समझा करके, बुझा करके उन बेटियों को भी लाए, और ख़ास करके उस समय दहेज की भी बहुत ये थी। तो हमारा संगठन के था कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो कुरीतियाँ हैं समाज में, उसको भी दूर करना है। और हम लोग लगातार पढ़ाई की, शिक्षा को देखे, टीचर्स को देखे, पेरेंट्स को देखे, स्कूल को देखे, स्कूल स्टाफ्स को देखे, सरकार से भी लड़ाई किए, सरकार से सराहना को भी झेले। तो ऐसे करके, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हमारा संगठन को बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य था कि हम बिहार के गौरव को, हिंदुस्तान के गौरव को आगे बढ़ा सके। और फिर ये सोने की चिड़िया वाली बात जो आई, हमारा देश जगत गुरु था, ये भावना लेकर के हमने अपने संगठन को बनाया, और आज हम कार्यरत हैं। मुझे फ़ख्र भी है कि हमारा संगठन आज पूरी ऑल ओवर इंडिया में, हम कर्नाटक भी जाते हैं, लखनऊ भी जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं, मिजोरम भी जाते हैं, और कई स्टेट्स में जा कर के, और हमने एसोसिएशन का गठन किया। वहाँ निसा, नेशनल इंडिपेंडेंस स्कूल एसोसिएशन के भी हम एक्टिंग चेयरमैन हैं। तो पूरे देश में घूम घूम करके, और आज रियल में ये कहा जा सकता है कि आज बच्चे हमारे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ संस्कार भी बढ़ रहा है, नैतिकता की ह्रास हुई है, इसमें कथित दो मत भी नहीं। लेकिन हम लोग अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को नैतिकता बढ़ाया जाए। 3 बात जरूरी है शिक्षा में। एक, शिक्षा, विद्या और ज्ञान, ये 3 सीढ़ी है। आज हम शिक्षा लेकर के शिक्षित होते हैं, विद्या से आदर्श लेते हैं, क्योंकि विद्या शब्द का इस्तेमाल रामायण में किया गया, गुरुगृह गयो पढ़न रघुलाई और अल्पकाल विद्या सब पाई। तो वहाँ राम जैसे नागरिक को बनाया गया, राम जैसे पुरुषोत्तम
को बनाया गया और उनका राम राज दिखाया गया। और उसके बाद ज्ञान की बात भगवान श्री कृष्ण ने किया। ज्ञान से हमें मोक्ष प्राप्त होता है, तो शिक्षा से हम शिक्षित होते हैं, विद्या से मेरा संस्कार मिलता है और ज्ञान से हमारे मोक्ष मिलती है। तो क्या हमारा बात है, बहुत ही शानदार और खूबसूरत, और कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों के कंधों पर, क्योंकि हमारे बच्चों को आप सींच रहे हैं और उन्हें ऐसा नागरिक बनाने का आपका उद्देश्य है जिससे कि हमारे देश का नाम रोशन हो, उनका नाम रोशन हो, हमारे राज्य का नाम रोशन हो। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी सारी बातें आपने हमारे साथ साझा की, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के बेहद ही खास मेहमान जिनसे हमने बहुत सारी बातें की और स्कूलों के बारे में जाना और आप तक बहुत सारी जानकारियां पहुंचाने की हमारी ये कोशिश की हुई। तो आपको कैसा लगा हमारा आज का ये अंक, हमारा आज का ये प्रोग्राम? तो अपने फीडबैक, अपने विचार हम तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि हमें आपके प्यारे प्यारे ख़तों का रहता है बेसब्री से इंतज़ार। तो नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहार, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रिजर रोड पटना 8,01,। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।